हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमारी एक सीरीज़ चल रही है प्रैक्टिस सेट की, सीडीपी की, जिसमें कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कल 15 तक किए थे, आज 16 से स्टार्ट करते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी एकदम निगेटिव पॉइंट है, इसको भी हटाओ। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला भी निगेटिव पॉइंट है और दूसरा भी बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे खूब बात करने का अवसर देता है, ये भी निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके विचारों को जो है विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, उसके विचारों को सुना जाता है, उसके विचारों को अधिक मान्यता मिलती है, तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए कि बालक की क्या क्षमता है, उस हिसाब से उसको शिक्षण दिया जाए। तो उसकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को। निम्नलिखित क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ जो है संबंध है। कौन सा क्षेत्र इसके साथ संबंध है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, दूसरा है मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, और चौथा है शिक्षा समाजशास्त्र। तो दोस्तों, इसका तो सरल ही आंसर है, क्योंकि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान ही तो पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत तो ये सिखाया जाता है कि बच्चों की क्षमताओं को कैसे हम समझें, कैसे उनको हम समझ सकें, ताकि उनको हम टीच कर सकें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल होता है? पिछले सीखे हुए ज्ञान को जो नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब बालक के अंदर कुछ जानने की इच्छा होगी, कुछ रुचि उत्पन्न होगी शिक्षण के प्रति, तो उसमें अभिप्रेरणा होगी। यानी कि जब रुचि किसी चीज़ में होती है बालक की, तो रुचि को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि जब बालक किसी चीज़ में रुचि लेता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हुआ है। रुचि को हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है ये अभिप्रेरणा। अगला देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली होती है। ये जो है किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या का मतलब है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम नहीं, संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दोस्तों देखिए, खेल पद्धति, जब बालक खेलता है तो उसका जो शारीरिक विकास है वो भी अच्छे तरीके से होता है, और जो मानसिक, जो मनोवैज्ञानिक, जो मानसिक जो विकास है वो भी अच्छे तरीके से होता है। तो विकास और वृद्धि ये जो है शारीरिक हो गए, और मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक जो होता है उसका भी विकास होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक बच्चा अतीत की, यानी कि कोई पिछली अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर जो है नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है।
सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम, सीखने का तत्परता का नियम, या सीखने का सादृश्यता का नियम। तो यहाँ पर सादृश्यता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने का सादृश्यता का नियम, दृश्यता यहाँ पे देखिए आप, सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब, सादृश्यता दृश्य मतलब कि याद करना, यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकल के आ रहा है दृश्यता, यानी कि पिछली हुई चीज़ को दृश्य करना, यानी कि देखना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीखने का सादृश्यता का नियम यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि उसने अतीत की जो समान जो घटनाएं, जैसे नई कोई घटना हो रही है, वैसी घटना पिछले कभी हो चुकी है, तो वैसी ही अनुक्रियाओं के आधार पर जो है प्रतिक्रिया देता है बालक। तो इसको हम कहेंगे सीखने का सादृश्यता का नियम। अगला देखते हैं, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रतिभाशाली बालक में कौन सी चीज़ नहीं होती है वो यहाँ पे बतानी है। दूसरों से झगड़ा करने की प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली बालक में ये तीनों जो हैं होते हैं, बाकी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं होता है। दूसरों के साथ झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों, NCF 2005 में यह बताया गया है, समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है NCF 2005 में। समावेशी शिक्षा क्या होती है? यह वह शिक्षा होती है जिसमें जो है सभी प्रकार के बच्चों, जैसे कि सामान्य बालक या फिर विशेष बालक, सभी को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, यानी कि ये जो है एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, तो इसको भी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये NCF 2005 में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है। अगला देखते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो देखिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, ये तो एकदम निगेटिव पॉइंट है, इसको तो छोड़ ही दो। दूसरा है शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कि कितना बालक सीखा है, कितना बालक सीख चुके हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और ये तकनीकी भाषा का प्रयोग करना और तुलना करना, ये सब निगेटिव पॉइंट हैं, इनको हटा दीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है, और आता है एक डिसग्राफिया, वह होता है लेखन से संबंधित, और एक आता है डिसकैल्कुलिया, वह गणित विकार से संबंधित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। अगला देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश किसकी भूमिका निभानी चाहिए? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण, सी है तटस्थ,
और डी है नकारात्मक। दोस्तों यहाँ पर अग्रोन्मुखी यानी कि बच्चे के बारे में आगे की सोचना, यानी कि आगे की सोचना, आगे की देखना, तो यही सही हो जाएगा ए ऑप्शन। सहानुभूतिपूर्ण यानी कि बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, या नकारात्मक उनकी तरफ रहना, निगेटिव रहना, या तटस्थ रहना, या एकदम स्थिर ही रहना, ये नहीं है। अग्रोन्मुखी यानी कि उनके साथ साथ चलते रहना और उनका मार्गदर्शन करना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित है? यह विचार जो है किससे संबंधित है? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर का अर्थ क्या होता है? निरंतर चलते रहना, यानी कि कभी ना समाप्त होना, निरंतरता, चलते ही रहना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन सही पता चल रहा है। एकीकरण का सिद्धांत बिल्कुल नहीं। अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन सही है, निरंतरता का सिद्धांत। अगला देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने जो है बढ़ावा दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की और चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। जो कोहलर थे उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है दिया था, और कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवादी से थे, गेस्टाल्टवादी विचारधारा से थे, इसीलिए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो यही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी कि समान जो उन्हीं के उम्र वाले समूह में के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यहाँ पे बात है सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए, बाल्यावस्था में बालक अपने जैसे बच्चों के साथ समूह में खेलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सक्रिय शब्द की, यानी कि सक्रिय शब्द आपका किशोरावस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में भी वो समूह में खेलते हैं, समूह में, लेकिन वह सक्रिय नहीं होते हैं, उतना सक्रिय नहीं होते हैं जितना कि किशोरावस्था में सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय होते हैं किशोरावस्था में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, वो किसने की है ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है एरिक्सन द्वारा, दूसरा है स्किनर द्वारा, तीसरा है पियाजे द्वारा और चौथा है कोहलबर्ग के द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं, दोस्तों बौद्धिक विकास मतलब कि संज्ञानात्मक विकास दिया है जीन पियाजे जी ने। संज्ञानात्मक विकास जो है वो जीन पियाजे जी ने दिया है, तो उसी को बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की वो पियाजे द्वारा की गई है। 4 अवस्थाओं को बताया है, संवृद्धिगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जो है पियाजे द्वारा बताई गई हैं। दोस्तों ये सीटेट 2011 का पेपर था, 2011 का पेपर था ये। प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे थे CDP का, जो कि जिसके 30 क्वेश्चन जो है हमने करा दिए हैं। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।